नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए एक और वीकली जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स का सेशन लेकर आ गया हूं। पिछले सप्ताह के क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड अपडेट्स निकल के आ रहे हैं पॉलिटिक्स को लेके, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, कोविड के सिचुएशन को लेके एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये सभी के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले। द मेन पर्पज ऑफ दिस सेशन इज टू गिव यू मैक्रो पर्सपेक्टिव कि दुनिया में आज के तारीख में क्या क्या चल रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन को यूएस गुड्स पे टैरिफ्स लगाने की अनुमति मिल गई है, करीब $4 बिलियन तक की। तो मैं इसमें थोड़ा सा भी आपको बैकग्राउंड दे देता हूं कि 2004 में यूएस ने ईयू पे एक केस फाइल किया था जिसमें कि ये निकल के आया था कि ईयू के सस्ते लोन की वजह से एयरबस को अच्छा खासा फायदा हुआ है। एयरबस क्योंकि नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है, सो it has been perceived that the EU companies, especially Airbus, has actually been given more preference than other companies. एंड जो यूरोपियन यूनियन के बाहर से जो कंपनीज आई थी उनके लिए ऐसे माहौल में एरोस्पेस इंडस्ट्री में compete करना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर हम स्पेसिफिकली यूएस की बात करें तो लास्ट ईयर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यूएस के फेवर में ये ऑर्डर जारी किया था जिसमें यूएस वाज एक्चुअली अलाउड टू इम्पोज क्लोज टू $7.5 बिलियन वर्थ ऑफ टैरिफ्स ऑन यूरोपियन यूनियन. And moreover, Boeing, which is a US based company, was given more subsidies in US than other competitors. And अभी हाल ही में इसको लेकर WTO ने इस बार यूरोपियन यूनियन के फेवर में ऑर्डर जारी किया है जिसमें यह निकल के आ रहा है कि EU US पे $4.5 बिलियन वर्थ ऑफ टैरिफ्स इंपोज कर सकता है। अब ये ऑर्डर यूएस के इलेक्शंस के जस्ट पहले निकल के आया है। ट्रंप के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि ये मैटर पहले से ही गर्म हो चुका है, मीनिंग द टेंशंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड वॉर्स अमंग द टू रीजन्स हैव एस्केलेटेड इन द रीसेंट पास्ट। अगला अपडेट किर्गिस्तान को निकल के आ रहा है। तो किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट ने फाइनली अपना रेजिग्नेशन दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया है। वहां के लोग कुछ समय से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे एंड उनकी मांग थी कि री इलेक्शन हो किर्गिस्तान में एंड करंट प्रेसिडेंट निकल जाए, वो इस्तीफा दे दे। एंड अल्टीमेटली यही हुआ। वहां की प्रेसिडेंट सोरोनबे जिनबेकोव ने अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है एंड वहां के अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सदीर जैपारोव बन गए हैं, हु इज एक्चुअली एन एक्स प्रिजनर एंड वाज कन्विक्टेड एज अ किडनैपर। तो इन्हें जेल से इनके ही सपोर्टर्स ने भगाया है ताकि ये किर्गिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले सके। अगला अपडेट यूके को निकल के आ रहा है। तो हाल ही में बोरिस जॉनसन ने अनाउंस किया कि यूके मस्ट एक्चुअली प्रिपेयर फॉर अ नो ट्रेड डील ब्रेक्सिट, मतलब हार्ड ब्रेक्सिट, यानी देयर वोंट बी एनी डील बिटवीन यूके एंड यूरोपियन यूनियन एंड यूके वुड लीव ईयू विदाउट एनी ट्रेड डील, विदाउट एनी एग्रीमेंट। अब यूके के लिए ये ट्रेड डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बिना ट्रेड डील करके निकल जाता है तो उसके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है इफ वी लुक इट फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि यूके की इकोनॉमी अगर ईयू से अलग हो जाएगी तो फिर यूके की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो जाएगी एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब कोविड के पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि यूके की तरफ से लिम्बो एग्जिट होगा। लिम्बो एग्जिट मतलब ट्रेड नेगोशिएशंस चलती रहे एंड ट्रांजिशन पीरियड की डेडलाइन आ जाए। अब ट्रांजिशन पीरियड की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 की थी, बट कोविड के चलते नेगोशिएशंस डिस्कशंस में भी डिले हो रहा है। तो ये लिम्बो एग्जिट तो होते दिख नहीं रहा है इफ वी गो बाय द बोरिस जॉनसन्स रीसेंट कमेंट्स, क्योंकि बाकी देश कोविड के इकोनॉमिक रिपरकशंस को ठीक करने में ही मसरूफ है। एंड ऊपर से अगर यूके हार्ड एग्जिट करता है यानी वो सीधे सीधे ईयू कस्टम्स यूनियन छोड़ देगा, इंक्लूडिंग द डाइवर्जेंस ऑफ इट्स रेगुलेटरी अलाइनमेंट ऑफ द ईयूज सिंगल मार्केट, यानी यूके won't be able to enjoy free trade agreements which EU is actually enjoying with other nations. Moreover, UK can actually put its own rules and regulations with other nations when it comes to trade. तो जॉनसन साहब के लिए हार्ड एग्जिट का निर्णय ओवरऑल यूके की इकोनॉमी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। अब इसमें यूके के लिए फिर यूएस एक ऑप्शन निकल के आता है ट्रेड डील करने में, या फिर चाइना। तो हाल ही में यूके ने हुआवे से जो 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का डील किया है जिसमें कि इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने की एग्रीमेंट की गई है, तो उसमें से सिक्योरिटी कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग चैलेंज रह सकता है यूके के लिए कि वो यूएस के साथ कैसे एक डील स्ट्राइक करे। सो आपको क्या लगता है, यूएस यूके की डील क्या सिग्निफिकेंट होगी या कुछ इतना मैटर नहीं करेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगला अपडेट कनाडा और चाइना को निकल के आ रहा है।
तो कनाडा और चाइना के डिप्लोमेटिक टाइज के पूरे 50 साल हो चुके हैं। तो हाल ही में इसी मौके पे जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा हांगकांग के एक्टिविस्ट के लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है। इस पे चाइना भड़क रहा है कि जो लोग हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तुम उन्हें ही असाइलम कैसे दे सकते हो, तुम उन्हें ही रेफ्यूजी स्टेटस कैसे दे सकते हो, तुम्हारे कंट्री में शरण कैसे दे सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। हाल ही में कनाडा गवर्नमेंट ने हांगकांग कपल्स जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे हांगकांग के न्यू सिक्योरिटी लॉज पे और बहुत सारी बाकी की चीजों पे, तो उन कपल्स को कनाडा ने एक्चुअली रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया है। सो इस पे कॉन्ग प्यू जो चाइनीज डिप्लोमेट है एंड हु इज एक्चुअली सर्विंग एज चाइनीज एम्बेसडर टू कनाडा, ही वार्नड कैनेडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट ग्रांटिंग सच असाइलम टू हांगकांग एक्टिविस्ट। एंड ऊपर से वो एक धमकी जैसा ही कमेंट मारे थे कि इसका अंजाम उन 3 लाख कनेडियंस के लिए अच्छा नहीं होगा जो हांगकांग में काम कर रहे हैं। मतलब ये दादागिरी की नेक्स्ट लेवल हो गई है, क्योंकि दिसंबर 2018 में हुआवाई की मेंग वेंगजू और रादर चाइना की मेंग वेंगजू जो कैनेडियन पुलिस ने अरेस्ट किया था, तब से ही चाइना की तरफ से रिटेलिएशन मोड चालू हो गया है। अब कनाडा में मेंग वेंगजू को अरेस्ट क्यों किया? क्योंकि यूएस की तरफ से एक वारंट निकला था इनके खिलाफ। यूएस ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि इन्होंने जो ईरान पे यूएस के द्वारा जो सैंक्शंस लगे थे, उन्होंने वो रूल्स फॉलो नहीं किए थे एंड यूएस गवर्नमेंट इज एक्चुअली लुकिंग फॉर हर एक्स्ट्राडिशन। एंड जब ये कनाडा आई थी अपने घर पर रेस्ट करने के लिए, तभी कनाडा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब इसके रिटेलिएशन में मेंग वेंगजू की गिरफ्तारी के 9 दिन बाद ही चाइना ने माइकल स्पैवोर एंड माइकल कोवरिग को डिटेन कर लिया था, who were actually a Canadian nationals on the grounds of espionage, on the grounds of spying। तो स्पैवर बेसिकली एक कंसल्टेंट थे जिसमें कि वो नॉर्थ कोरिया के टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करते थे एंड ऐसा भी माना जा रहा है कि वो नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से के बहुत करीब थे। कोवरिग वाज वर्किंग विद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज क्राइसिस ग्रुप। तो इन दोनों को चाइना ने अभी तक डिटेन कर रखा है। उसके बाद रॉबर्ट लॉयड शेलनबर्ग एंड फैन वी who were Canadian nationals were sentenced to death in the case of drug charges। Same चीज यू विहोंग के साथ हुई जो कि Canadian national थे। He was also sentenced to death for drug related charges। अब इस पे कनाडा करेगा तो क्या ही करेगा, but Canada actually stepped up its political game। Canadian warship sailed through the sensitive Taiwan Strait which actually separates China and Taiwan। अब इस पे चाइना ने ताइवान के आसपास फाइटर जेट्स भेज दिए। अगला अपडेट मून को निकल के आ रहा है। तो नासा की तरफ से अर्थमिस एकॉर्ड यानी अर्थमिस प्रोग्राम जो इनकॉर्पोरेट किया गया था, उसके प्रिंसिपल्स लीगल फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू मून्स पीसफुल एंड सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन सेट किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में नासा का लक्ष्य है कि फर्स्ट वुमेन एंड 13th मैन को मून पे लैंड करवाया जाए एंड इवेंचुअली मून की एक्सप्लोरेशन की जाए, यानी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन किया जाए, लूनर माइनिंग किया जाए, जैसे गोल्ड की माइनिंग, प्लैटिनम की माइनिंग या रेयर मेटल्स की माइनिंग पे फोकस किया जाए। एंड इस पे यूएस की तरफ से सेफ्टी जोन्स का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। सेफ्टी जोन्स मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए मून का एक स्पेसिफिक हिस्सा या एरिया सेफ्टी जोन बन जाएगा। वो ग्रुप उस एरिया को एक्सप्लोर कर सकता है एंड इसमें फिर कोई भी ग्रुप या कोई भी कंट्री इंटरफियर नहीं कर सकती। अब ये ग्लोबल कॉमन्स ट्रीटी के खिलाफ जा रहा है, जिसमें कि बताया गया है कि स्पेस इज फ्री फॉर ऑल द नेशंस टू एक्सप्लोर एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू नेशनल सॉवरेनिटी, यानी कोई भी मुल्क स्पेस की चीजों पे हक नहीं जमा सकता। अब इस पे बवाल तो मचा ही हुआ है एंड डिफरेंट डिप्लोमेट से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। वैसे तो इस डील में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान वगैरह ये सब इस अकॉर्ड के सिग्नेटरीज बन गए एंड और भी बाकी के कंट्रीज इसमें जुड़ रहे हैं। सो आपका क्या विचार है इस पे? क्या मून की प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए? क्या आउटर स्पेस को ग्लोबल कॉमन गुड के हिसाब से कंसिडर करना भी चाहिए या नहीं? लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगला अपडेट फेसबुक के बॉस मार्क ज़करबर्ग को निकल के आ रहा है। तो हाल ही में फेसबुक ने अपने पॉलिसीज को रिवाइज किया है, जिसमें कि ये निकल के आ रहा है कि जो हॉलोकॉस्ट डिनायल के जितने भी पोस्ट एंड अपडेट्स फेसबुक पे चल रहे हैं, वो सभी उन्हें बंद करने वाले हैं, वो सभी उसे बैन करने वाले हैं। दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू टेक डाउन ऑल द पोस्ट विच आर रिलेटेड टू हॉलोकॉस्ट डिनायल। अब हॉलोकॉस्ट डिनायल क्या है? हॉलोकॉस्ट डिनायल इज एन एक्ट ऑफ डिनाइंग हॉलोकॉस्ट विच वॉज अ नाज़ी जेनोसाइड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। यानी वर्ल्ड वॉर 2 में जो ज्यूज को मारा गया था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो ज्यूज मरे ही नहीं थे, वो मानते ही नहीं है वो लोग जो इस आइडिया में बिलीव करते हैं। यानी जो 5 से 6 मिलियन ज्यूज की हत्या की गई थी नाज़ी गवर्नमेंट ने, वो इस हॉलोकॉस्ट डिनायल के आइडिया के अकॉर्डिंग झूठा है।
नाजी गवर्नमेंट का अल्टीमेट पर्पस ज्यूज को डिपोर्ट करना था, ना कि उन्हें मारना था। एंड एक्चुअल नंबर ऑफ ज्यूज मर्डर्ड इज सिग्निफिकेंटली लेस देन व्हाट इज एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द करंट टाइम्स। तो ये जो दो तीन चीजें निकल के आती है, ये हॉलोकॉस्ट डिनायल का बेसिक फंडामेंटल आइडिया है, जहां पे कुछ लोग इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। सो मार्क जकरबर्ग खुद एक ज्यू है, एंड इन्होंने पिछले साल ये स्टेटमेंट दिया था कि हॉलोकॉस्ट डिनायल एफबी पे जो फैल रहा है या जो भी चल रहा है, उनके मुताबिक उन्हें लगा कि ऐसे पोस्ट, ऐसे अपडेट्स फेसबुक से बैन नहीं करने चाहिए। इट्स एक्चुअली रॉन्ग टू टेक डाउन सच पोस्ट एंड अपडेट्स। एंड इस पे मार्क जकरबर्ग को बहुत बड़ा बैकलैश झेलना पड़ा, and eventually he had to revise his policies with respect to such propagandas. उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कि उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया है, एंड उन्हें लगता है कि ऐसे गलत चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फैलना नहीं चाहिए। तो ये पहले बार ऐसा कुछ हो रहा है फेसबुक की तरफ से जो ऐसा निकल के आ रहा है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मार्क जकरबर्ग हैज ऑलवेज बीन इन अ सपोर्ट ऑफ नॉट टेकिंग डाउन एनीथिंग फ्रॉम फेसबुक, बी इट गुड और बैड। इट्स बीन परसीव्ड दैट ही जस्ट वांट्स टू मिंट मनी। Is this true? What do you guys think about Mark Zuckerberg's behavior? And आपको और क्या-क्या ऐसे ऑफेंसिव चीजें लगती है जो अभी भी फेसबुक पे है, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे है, पर उन्हें बैन कर देना चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। By the way, Holocaust denial is explicitly illegal in 17 countries. वियतनाम में बहुत बेकार लैंडस्लाइड आया हुआ है, जिसमें 11 नौजवानों को उसने अपनी चपेट में लेकर साफ कर दिया है। ये वियतनाम के अब तक का सबसे बड़ा वर्स्ट लैंडस्लाइड है। The country has also been struggling with its worst floods in the recent past, and मोटा-मोटा 70 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें। अगला अपडेट थाईलैंड को निकल के आ रहा है। तो थाईलैंड में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। वहां पे युवा जनता सड़क पर आके प्रोटेस्ट कर रही है। इनकी मांग है कि प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चन-ओ-चा इस्तीफा दे दें, वो पीएम की पोस्ट से रिजाइन कर दे। तो इसका भी एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड निकल के आता है। सो 2014 में प्रयुत चान-ओ-चा, जो कि थाईलैंड के आर्मी के उस टाइम चीफ थे, उन्होंने तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा कर दिया। He essentially seized power in 2014 coup and was later appointed as prime minister after controversial elections which were held in Thailand last year. तो अभी वहां के लोगों को मिलिट्री रूल नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए। जैसे ह्यूमन राइट्स हरासमेंट के खिलाफ कुछ लॉज आए, इंक्लूडिंग लेजे मेजेस्टे कानून को हटाया जाए, जिसमें इसका पालन ना करने पे बंदे को 15 साल की जेल हो सकती है। पूरी दुनिया में लेजे मेजेस्टे का कानून थाईलैंड में सबसे सख्त बनाया गया है, सबसे स्ट्रिक्ट है। तो कोई मुझे बता पाएगा कमेंट सेक्शन में कि लेजे मेजेस्टे का कानून क्या होता है? तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थाईलैंड में काफी टाइम से चल रही है, एंड ये एस्केलेट इनफैक्ट लास्ट ईयर से होने लगा था, जहां पे फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वहां की, उससे फोर्सफुली तोड़ा गया था। उन्हें ऑपरेट नहीं करने दिया जा रहा है। अब इतना सारा कुछ होने पे थाईलैंड गवर्नमेंट ने सोशल डेमोन्स्ट्रेशन यानी सामाजिक प्रदर्शन करने से मना कर दिया है, मतलब बैन करवा दिया उसे, एंड इस पे लिटरली कानून लगाया गया है। तो इसके चलते हाल ही में युवा जनता सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इनफैक्ट वहां के रास्तों पे जब क्वीन की गाड़ी जा रही थी, तो लोगों ने उनकी तरफ 3 उंगलियां निकाल के दिखाई, जो कि पीस का सिंबल माना जाता है। एंड इसके रिटेलिएशन में फिर वहां की पुलिस एक्टिविस्ट को डिटेन कर रही है, एंड वहां की सरकार ने अब इमरजेंसी की स्टेट घोषित कर दिया है। तो एसेंशियली थाईलैंड में पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत टाइम से चल ही रहा है। अगला अपडेट ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकल के आ रहा है। तो हम इस केस में इंडिया की बात करेंगे। सो जीएचआई बेसिकली 3 मेजर पैरामीटर्स को मद्देनजर रख के अपनी रेटिंग्स निकालता है, जो कि होती है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। तो जीएचआई 2020 के मुताबिक इंडिया का रैंक 94th निकल के आता है, टोटल 107 कंट्रीज में 107। इंडिया हैज अ लेवल ऑफ हंगर विच इज सीरियस, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड वेस्टिंग यानी एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड स्टंटिंग यानी क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन सबसे वर्स्ट है अगर हम पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो। 2015 और 2019 के बीच में चाइल्ड वेस्टिंग 17.3% तक बढ़ गया था एज कंपेयर टू पीरियड ऑफ 2011 टू 2014। जैसे कि आप यहाँ पे ये ग्राफ में देख सकते हो, ये प्रेवलेंस ऑफ वेस्टिंग इन चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स का ट्रेंड ऊपर गया हुआ है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे अच्छा कर रहे हैं। बांग्लादेश 75वें स्थान पर है 75th, एंड पाकिस्तान 88 स्थान पर है 88। एशिया में सिर्फ 3 मुल्क ऐसे निकल के आ रहे हैं जो इंडिया से भी बुरा कर रहे हैं, तिमोर लेज़ेदे, अफगानिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया। सो ऐसा भी अभी टाइम आ गया कि हम अपने आप को ऐसे मुल्कों से कंपेयर कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब आते हैं कोविड के अपडेट्स पे।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्राफ केसेस बाय एरिया बता रहा है ऑन अ वीकली बेसिस, जिसमें यूरोप के केसेस बाय एरिया सबसे ज्यादा निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट ये स्ट्रेट अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। इंडिया का इन्वर्टेड वी शेप दिखा रहा है इसमें, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यूएस का इस केस में थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये देखिए ये स्लाइड। लैटिन अमेरिका इस केस में गिर रहा है। कंफर्म्ड डेथ्स लास्ट वीक के नंबर्स पर अगर हम नजर डालें, इसमें सबसे ज्यादा यूएस का ही निकल के आ रहा है, करीब 5,000 के आसपास। देन वी हैव ब्राजील विद क्लोज टू 3,500 एंड मेक्सिको विद क्लोज टू 2,200। तो बहुत सी ईयू कंट्रीज ने कोविड को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस वापस अपनी इकोनॉमी में लगा दिए, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स को लेके। फ्रांस में 9 PM कर्फ्यू लगा दिया गया। इंग्लैंड में भी 3 टायर्ड सिस्टम का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, जिससे कि बहुत से एरियाज की जनता से बैकलैश मिला है, कंसिडरिंग द क्रश ऑफ द नीसेंट इकोनॉमिक रिकवरी। जर्मनी ने भी अपने बार्स रेस्टोरेंट्स में कर्फ्यू लगा दिया है। वहां पे टोटल केसेस 3,66,981 है, जिसमें कि करीब 9,800 के आसपास कोविड के चलते मौतें हो चुकी है। ईरान में भी सिंगल डे स्पाइक विटनेस किया गया है एंड इसके चलते वहां की सरकार ने मास्क पहनने अनिवार्य कर दिया है। वहां पे स्कूल्स, मॉस्क एंड बाकी के पब्लिक प्लेसेस बंद ही रखे गए एंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को भी फॉलो करने का अपील किया गया है। लेकिन वहां के लोग ये प्रोटोकॉल्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल केसेस इज क्लोज टू 500,000। चाइना के पोर्ट क्विंगडो पे बहुत से कोविड केसेस मिले हैं आफ्टर द अथॉरिटीज लॉन्च्ड एन एफर्ट टू टेस्ट ऑल ऑफ इट्स 9 मिलियन पीपल इन 5 days। अब गजब की बात ये निकल के आ रही है कि वहां के कोविड केसेस अगस्त महीने से बढ़े ही नहीं है। चाइना की अगर मैं बात करूं तो टोटल चाइना के केसेस 85,685 ही निकल के आए हैं अब तक के। इमेजिन। चेक एंड नेदरलैंड्स हैव आल्सो अनाउंस्ड द शटडाउन ऑफ स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स एंड नेदरलैंड्स में करीब 2,28,234 टोटल कोविड केसेस है एंड इन्होंने अभी एक नेशनल लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। आखिरी अपडेट इंडिया का निकल के आता है तो इंडिया के जो केसेस है हाल ही में बढ़ना कम हुए थे, लेकिन अब ये तेज गति पकड़ रहा है। वी आर जस्ट 8 लाख केसेस अवे फ्रॉम यूएस टू बिकम नंबर 1 अराउंड द वर्ल्ड। बात समझ रहे हो? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीकली जियोपॉलिटिक्स अपडेट। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। आपको कौन सी न्यूज एंड कौन सा अपडेट इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आज जितने भी अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स हमने डिस्कस किए वो पूरा अगर हो सके तो कंपाइल करके कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि बाकी व्यूअर्स को हेल्प हो जाए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।